दोस्तों, ये तो हम बखूबी जानते हैं कि भारत पर कई बाहरी शासकों ने तरह तरह से आक्रमण किया। कोई धन लूटने के उद्देश्य से आया तो कोई अपना साम्राज्य फैलाने के उद्देश्य से। ऐसा ही एक आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी। गौरी अफगान के खुरिद साम्राज्य का सुल्तान था। बाद में गौरी की नजर भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ी। गौरी का उद्देश्य महमूद गजनवी की तरह धन लूटना नहीं था, बल्कि वो तो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी जितना कुशल और शक्तिशाली योद्धा भी नहीं था, पर उसमें दृढ़ निश्चय और तार्किक क्षमता महमूद गजनवी से कहीं ज्यादा थी। इसलिए तो उसने भारत में इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी जो लगभग 600 सालों तक चलता रहा। तो आइए जानते हैं आज हिस्ट्री मीडिया की कलम से उस वक्त के इतिहास को कि कैसे पृथ्वीराज चौहान के सामने पहले युद्ध में गौरी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, मगर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने वह क्या भूल कर दी थी जिससे गौरी दोबारा भारत पर अटैक करने आ गया। और आखिर अंतिम दिन में क्या हुआ था। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हमारा हिस्ट्री मीडिया चैनल। दोस्तों, आज के दौर में देखा जाए तो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ था। इससे पता चलता है कि मोहम्मद गौरी एक कभी हार नहीं मानने वाला योद्धा और कुशल अफगान सेनापति था, जिसका भारत पर आक्रमण कर भारत को जीतने का उद्देश्य मोहम्मद कासिम और महमूद गजनवी के उद्देश्यों से बहुत अलग था। मोहम्मद गौरी न सिर्फ लूटपाट कर भारत पर अपना सिक्का चलाना चाहता था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इसलिए भारतीय इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना गया है। भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले साल 1175 में मुल्तान पर हमला किया, जहां गौरी को जीत हासिल हुई। इसके बाद पूरे भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से गौरी ने साल 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने गौरी की नापाक चाल को नाकाम कर उसे गुजरात से खदेड़ दिया। ये गौरी की पहली हार थी, जिससे सबक लेकर मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने विजय अभियान के मार्ग में परिवर्तन किया और बाद में उसने पंजाब की तरफ से भारत में अधिकार जमाने के प्रयास किए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अधिकार करने के अपने सपने को साकार करने के मकसद से साल 1179 से 1186 के बीच पंजाब पर फतह हासिल की। वही जिस समय उसने पंजाब पर आक्रमण किया जब पंजाब में महमूद शासक शासन संभाल रहे थे और गौरी ने उन्हें हराकर पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने पेशावर, सियालकोट और फिर लाहौर और भटिंडा में भी जीत हासिल कर ली। इस तरह मोहम्मद गौरी ने एक के बाद एक पंजाब के ज्यादातर क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी का उत्तरी भारत के मैदानी भूभागों में आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ हो गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी की राज्य की सीमा दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य से लगी हुई थी। इसलिए भारत पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से आगे बढ़ने के लिए गौरी को महान पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। इसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ। साल 1191 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज ने इस युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। उन्होंने गौरी की खटिया खड़ी कर दी थी। मोहम्मद गौरी युद्ध में अधमरा सा हो गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को यहाँ पर बंधक बना लिया और इस भीषण युद्ध में गौरी की आधी सेना मारी जा चुकी थी और बाकी लोग भाग गए थे। लेकिन पृथ्वीराज बहुत दयालु थे। फिर पृथ्वीराज चौहान को गौरी की इस हालत पर तरस आ गया। उन्हें लगा कि इस अधमरे से सेनापति से मुझे क्या खतरा हो सकता है, और ऐसा कहकर उन्होंने कुछ दिन तक गौरी को बंधक रख करके छोड़ दिया। इसके बाद गौरी वापस अफगानिस्तान भाग गया। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ ये युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से मशहूर है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर दया करके उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अगर यहाँ पर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज खत्म कर देते तो भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और ही होता।
मोहम्मद गोरी आजाद हो गया था, पर यह हार उसके मन में बैठ गई थी। कहा जाता है कि वो कई महीनों तक तराइन के मैदान में ही बैठा रहा। जब उसे पृथ्वीराज के सैनिकों ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो गोरी बताता था कि अफगानिस्तान में मेरे बड़े भाई को मेरी इस हार के बारे में पता चल गया है और वो मुझे खत्म करने का प्रण ले चुके हैं। पर हकीकत में वो वहाँ से पृथ्वीराज चौहान और उसके सैनिकों पर नजर रख रहा था। वो वहीं से युद्ध की रणनीति बना रहा था और एक सही मौके के इंतजार में था। और दोस्तों, उस समय पृथ्वीराज चौहान और उनके पड़ोसी राज्य कन्नौज के राजा जयचंद में आपसी मतभेद था, जिसके चलते गद्दार जयचंद ने गोरी को युद्ध में मदद करने का भी प्रस्ताव रखा। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता हथियाने के लालच में एक क्रूर और धोखेबाज लुटेरे से हाथ मिला लिया था। पूरे 1 साल बाद साल 1192 में मोहम्मद गोरी फिर से पृथ्वीराज पर अटैक करता है। पहले युद्ध में मिली हार के बाद मोहम्मद गोरी ने अपनी और अधिक शक्ति और साहस के साथ आक्रमण किया था और साथ ही साथ मोहम्मद गोरी जानता था कि इन चौहानों को सामने से युद्ध में हराना नामुमकिन है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही प्रखर लड़ाके थे और दूसरा इनके पास उस समय की सबसे बड़ी सेना थी, जिसमें 3000 हाथी, 3 लाख घुड़सवार और लाखों की सेना थी। इसलिए गोरी ने एक गंदी चाल चली और रात में सोए हुए पृथ्वीराज पर हमला करने की रणनीति बनाई और साथ में उसने अपनी सेना को 5 भागों में बांट लिया, जिसमें से एक टुकड़ी को रिजर्व में पीछे रखा गया और बाकी 4 टुकड़ियां चारों दिशाओं से हमला करने के लिए रखी गई। कुछ इतिहासकारों का तो कहना है कि युद्ध से पहले गोरी ने पृथ्वीराज को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उसने पृथ्वीराज को सरेंडर करने को कहा। पृथ्वीराज को लगा कि ये पिछले युद्ध में हार जाने की वजह से शायद ऐसा कर रहा हो, पर फिर क्या था। एक रात को अचानक गोरी के सैनिक चारों ओर से पृथ्वीराज के सैनिकों पर टूट पड़े। आलम यह हो गया था कि पृथ्वीराज की सेना के बंधे हुए हाथी तिलमिला उठे और अपने ही सोए हुए सैनिकों पर चढ़ने लगे। फिर युद्ध बहुत ही भीषण स्थिति की ओर जाने लगा, पर पृथ्वीराज इससे बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने उसी वक्त अपनी सेना को संभाला और युद्ध को अपनी दिशा में मोड़ने में लगे। पृथ्वीराज के सभी वीर सैनिक भी युद्ध में जोर शोर से कूद पड़े और देखते ही देखते चौहानों का पलड़ा भारी होने लगा। हालांकि इस युद्ध में शायद पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं, क्योंकि कन्नौज के गद्दार राजा ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ न केवल अपनी सेना दी, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के पड़ाव और सेना की सूचना भी मोहम्मद गोरी को दे दी। मोहम्मद गोरी ने फिर से अपनी हार होते देख एक चाल चली। उसने तुरंत ही अपनी सेना को पीछे हटने के आदेश दे दिए। पृथ्वीराज और उनके सैनिकों को लगा कि ये अब हारते हुए भाग रहे हैं, तो उन्होंने गोरी के सैनिकों का पीछा करके उन्हें मारा। पर एक जगह पर आने के बाद गोरी ने अपनी 5वीं टुकड़ी जो रिजर्व में रखी थी, उसको पृथ्वीराज के सैनिकों के पीछे से हमले करने के आदेश दिए। यहाँ चौहानों को दोनों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद धोखा करके मोहम्मद गोरी ने ये युद्ध जीत लिया और पृथ्वीराज की इसमें हार हुई। इस तरह मोहम्मद गोरी ने चौहान साम्राज्य का अंत कर दिल्ली और अजमेर पर जीत हासिल कर ली और एक नए वंश गुलाम वंश की नींव रखी। वहीं तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सबसे भरोसेमंद सामंत और दिल्ली के तोमर शासक गोविंदराज की भी मौत हो गई। पर इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में इतिहासकार के कई अलग अलग मत है। पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और महान कवि चंद्रबरदई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द भेदी बाण की अद्भुत कला से मोहम्मद गोरी के दरबार में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोरी को मार दिया और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदई ने आपस में दोनों को मार दिया। पर इस ग्रंथ की कई बातों पर भी सवाल खड़े होते हैं, जबकि अन्य इतिहासकारों के मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और गोरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया और फिर पृथ्वीराज को मरवा दिया गया और उनकी कब्र को अफगानिस्तान में गड़वा दिया गया। हालांकि इसके ऊपर कई किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई है। सच में उस वक्त क्या हुआ था यह आज भी प्रश्नवाचक है। बात करें तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की, तो इसके बाद मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद, जिसने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध में साथ दिया था, दोनों के बीच युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी ने जयचंद की धोखेबाजी से गुस्सा होकर उस पर आक्रमण कर दिया। उन दोनों के बीच हुए युद्ध को चंद्रवार कहा जाता है। ये युद्ध जीतने के बाद गोरी अपने राज्य गजनी वापस लौट गया था। हालांकि इससे पहले उसने अपने एक काबिल गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था।
हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने तो 1206 से 1290 तक ही शासन किया, लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्त पर बाकी विदेशी मुस्लिमों ने कई सालों तक राज किया, जो कि करीब 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक। अब दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हिस्ट्री मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।